दोस्तों नमस्कार। 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर है। इस बार केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर और पुरानी पेंशन स्कीम और फैमिली यूनिट को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती है और कर्मचारियों को उम्मीद है कि फिटमेंट फैक्टर पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया तो उनकी सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने की संभावना है। यानी कि 1.5 गुना तक सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ सकती है। तो पहली मीटिंग हो गई है केंद्र सरकार के डीओपीटी विभाग की और स्टाफ साइड यानी कर्मचारियों का जो प्रतिनिधि मंडल है उसकी। तो कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल के तेवर पहली मीटिंग में काफ़ी गर्म रहे और क्या कुछ मुद्दे रहे हैं पूरी विस्तार से बातचीत करेंगे। और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रोफेसर ओपी गुप्ता जी, जो कि पूरी मीटिंग के बारे में बताएंगे क्या क्या मुद्दे उठे हैं और क्या उम्मीद है। और एक बड़ा मुद्दा जो जनवरी से कर्मचारियों को डीए मिलने जा रहा है उसके आंकड़े आ गए हैं, कितना % डीए सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा और उसके आधार पर अगला जो वेतन आयोग है उसमें कितनी क्या बढ़ोतरी होगी, विस्तार से बातचीत करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपने कमेंट्स भी जरूर लिखें। अब बात करते हैं जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी। बड़ी खुशी हुई थी जब 16 जनवरी को लगातार 4-5 दिन पूरे देश के मीडिया में 8वें वेतन आयोग की खबरें ही चली थी। क्या स्टेटस है, अभी तक की प्रगति क्या है, कोई मीटिंग हुई है सरकार के साथ कर्मचारियों की? देखिए करमपाल जी, किसी चीज़ का गठन जब 10 वर्ष के बाद होता है तो निश्चित रूप से उसके गठन की घोषणा का स्वागत सभी करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक लंबा इंतजार होता है। 10 साल के बाद कर्मचारियों की, अधिकारियों की वेतन वृद्धि के बारे में वेतन आयोग सुझाव देता है जी। और जब वो लागू होता है तो बढ़ी हुई तनख्वाह या बढ़ी हुई सैलरी मिलती है जी। इसका असर ये होता है कि लोगों की जेब में पैसा आता है और देश की अर्थव्यवस्था में एक विकास का चक्र प्रारंभ होता है। बिल्कुल। 16 जनवरी 2025 को सरकार ने आयोग के गठन की घोषणा की थी कि आयोग गठित किया जाएगा और 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा जी। अब आयोग के गठन से पूर्व सरकार को टर्म्स ऑफ रेफरेंस डिसाइड करना होता है और टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब ये है कि आयोग को बताना होगा कि वो किस किस मुद्दे पर काम करे जी। वो पे स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो सकता है कि आपकी पे स्ट्रक्चर किस प्रकार की हो, डीए का क्या करना है जी, लोगों की सर्विस कंडीशंस का क्या करना है या डिफरेंट अलाउंसेस के बारे में क्या करना है क्या नहीं जी। इस बारे में आयोग को लिख कर देने से पहले गवर्नमेंट में एक डिपार्टमेंट होता है DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जी, कार्मिक एंड प्रशिक्षण विभाग जिसको बोलते हैं। तो ये काम उसका है टाई अप करने का डिफरेंट एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन से। अब हिंदुस्तान में इतने ज़्यादा एम्प्लॉइज एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस के हैं कि सबके साथ पॉसिबल नहीं है जी विचार करना। तो एक नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी NCJCM जिसको हम स्टाफ साइड बोल देते हैं, आगे जब भी बात करूंगा तो स्टाफ साइड बोल के मैं बात करूंगा, ठीक है। तो उसके जिम्मे ये है, वो 10-12 बड़ी बड़ी जो एसोसिएशंस हैं उसमें रेलवे है, उसमें डिफेंस हैं, उसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उसमें पोस्टमैन्स से रिलेटेड हैं, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हैं। तो उनकी डिफरेंट एसोसिएशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें होते हैं, वो स्टाफ साइड कहलाती है जी। वो पूरे इंडिया के केंद्रीय कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करती है जी। यानी कर्मचारियों की जो भी डिमांड है वो रखेंगे, वो सरकार के सामने रखते हैं जी। अब इस मामले में आयोग के गठन के बाद DOPT ने NCJCM के साथ मीटिंग की जी। उस मीटिंग में कुछ चीज़ें उन्होंने रखी गवर्नमेंट के सामने। सबसे पहली चीज़ उन्होंने जो रखी गवर्नमेंट के सामने वो ये रखी कि फैमिली यूनिट 4 से बढ़ाकर 6 कर दी जाए। अच्छा। यानी एक फैमिली का साइज
4 माना जाता था अभी तक, जिसमें वो स्वयं, उसकी पत्नी या पति और 2 बच्चे जी। ये फैमिली का साइज था। माँ बाप नहीं थे? माँ बाप नहीं थे, अभी तक नहीं थे जी। लेकिन क्योंकि 2022 में सरकार ने एक कानून बनाया जिसमें माँ बाप की उत्तरदायित्व, माँ बाप की जिम्मेदारी बच्चों की ड्यूटी बताई जी। तो उन्होंने कहा कि जब बच्चों की ड्यूटी है, एम्प्लॉयज़ की ड्यूटी है अपने माँ बाप को संभालना, तो वो भी फैमिली में इंक्लूड होने चाहिए जी। तो पहली तो ये कि भाई आप 4 से 6 करो, उसके हिसाब से आप सैलरी डिसाइड करो जी। दूसरी उन्होंने बात की कि डिसेंट एंड डिग्निफाइड सैलरी की बात की कि वेतन अच्छा भी होना चाहिए और वेतन डिग्निफाइड भी होना चाहिए, यानी मिनिमम वेजेस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी डिसीजंस दिए हैं मिनिमम वेजेस से रिलेटेड, फेयर वेजेस से रिलेटेड, तो उसको इंक्लूड किया जाए जी। यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया कि 7वें वेतन आयोग में भी डिमांड की थी एक्रोइड फार्मूले की। क्या होता है एक्रोइड फार्मूला? एक्रोइड जो थे न्यूट्रिशनिस्ट थे, एक वेलेस एक्रोइड, उन्होंने एक फार्मूला दिया कि मिनिमम वेजेस कितनी होनी चाहिए। उसमें 3 चीज़ों को कंसीडर किया उन्होंने। 3 चीज़ों को क्या कंसीडर किया? एक तो कंसीडर किया कि भाई आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग को इंक्लूड किया जाए, रहना खाना। कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब ये है कि आप हेल्थ के ऊपर कितना खर्च करते हो, एजुकेशन के ऊपर कितना खर्च करते हो, आप एंटरटेनमेंट के ऊपर कितना खर्च करते हो, आप राशन के ऊपर कितना खर्च, यानी डिफरेंट चीज़ों के ऊपर आप कितना खर्च करते हो, उन सब को वो कंसीडर करता है जी। और दूसरा वो ये देखता है कि आदमी की न्यूट्रिशनल नीड्स क्या हैं। लगभग 1957 में इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ने इसको अडॉप्ट किया था। अब 1957 से लेके आज तक की हम यात्रा देखें तो लगभग आपकी 68 साल की यात्रा हो। अब उसको वो कहते हैं कि उसको भी थोड़ा देखो कि आदमी को कितनी जरूरत है। वो ये कहते थे कि भाई एक वर्कर को जो फिजिकल काम करता है, सामान्य वर्कर है, उसको 2700 कैलोरी एनर्जी की जरूरत है डेली, कम से कम। ये 1968 में गई थी, वो उन्होंने बाद में कही जी। लेकिन हिंदुस्तान में आज भी लोगों को इतनी कैलोरी ऑन एन एवरेज नहीं मिल रही। इसलिए वो कहते हैं कि हमारी जो सैलरी डिसाइड की जाए वो इसको ध्यान में रख के की जाए जी। फिर उन्होंने एक बात और कही कि जो फिटमेंट फैक्टर है जी, वो फिटमेंट फैक्टर जितने भी आपकी सैलरी की कैटेगरीज हैं, जो पिछले पे बैंड थे, पिछले टाइम में आपने 7वें वेतन आयोग में देखा होगा कि पे बैंड 1, पे बैंड 2, पे बैंड 3, पे बैंड 4, उन पे बैंड्स को उन्होंने कहा कि अलग अलग फिटमेंट फैक्टर देने की ज़रूरत नहीं है, उन सब के लिए एक ही फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए जी। सर 2.5 था, वो 2.57 था, बट मैं आपको यहाँ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि 1 जनवरी 2016 से जब हमारी या कर्मचारियों की वेतन निर्धारित हुआ तो 1 जनवरी 2016 को उनकी जो पे थी उसको बेसिक पे थी 2.57 से मल्टीप्लाई किया गया था सबके। लेकिन एक होता है आपका इंडेक्स ऑफ रैशनलाइजेशन। इंडेक्स ऑफ रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति की जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी है या जिस व्यक्ति को एडमिनिस्ट्रेशन में जितनी ज़्यादा उत्तरदायित्व है उसको उतना ही ज़्यादा लाभ जी। इसके तहत क्या किया गया कि जो पे बैंड 1 था, पे बैंड 1 की जो इनिशियल सैलरी थी लेवल 1 में, लेवल 2 में, लेवल 3 में, उसको 2.57 से मल्टीप्लाई किया गया। इसी तरह से पे बैंड 2 में 2.62 से मल्टीप्लाई किया गया था जी। पे बैंड 3 में 2.67 से मल्टीप्लाई किया गया था। इनिशियल सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं जी। बाकी तो जब निर्धारित हुई थी सबकी 2.57 से थी। फिर पे बैंड 4 में 2.72 से मल्टीप्लाई किया गया था और जो हाईएस्ट लेवल था उसको 2.81 से मल्टीप्लाई किया गया था। तो इस तरह से आप देखेंगे तो पे बैंड 1 और हाईएस्ट में 2.57 एंड
81 यानी 0.24 का डिफरेंस हो गया जी। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे नीचे के स्तर में और सबसे ऊंचे के स्तर में असमानता बढ़ती गई जी। अब की बार वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये फिटमेंट फैक्टर सबका यूनिफॉर्म होना चाहिए जी। ताकि असमानताओं को, इनइक्वालिटीज़ को कम किया जा सके जी। एक ये डिमांड है। एक डिमांड जिसकी सारे कर्मचारी जी। मांग करते रहे हैं, बहुत लंबे समय से आंदोलनरत भी रहे हैं जी। उसमें ये कहा है ओपीएस कि ओल्ड पेंशन स्कीम जी। यानी वो पेंशन स्कीम जिसमें एम्प्लॉयज़ को कुछ भी कंट्रीब्यूट ना करना पड़े, यानी एम्प्लॉयज़ को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना, वो पेंशन स्कीम लागू की जाए जी। ये जो प्रतिनिधि स्टाफ साइड ने ये डिमांड रखी है जी। ये डिमांड रखी है। फिर उन्होंने ये कहा कि कुछ हमारे पे लेवल बहुत जल्दी स्टैग्नेशन पे पहुंच जाते हैं। स्टैग्नेशन पे मतलब हाईएस्ट लेवल पे बंदा पहुंच गया, उसके बाद स्टैग्नेशन हो जाती है, उसको वेतन वृद्धि नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा कि इसको हम बोलते हैं MACP, मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। अभी तक क्या है कि आदमी को 3 पदोन्नति मिलती हैं एक तरह से, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद। उन्होंने कहा कि इसकी संख्या 3 से बढ़ाकर 5 की जाए ताकि लोगों में स्टैग्नेशन ना आए, उनके वेतन में किसी प्रकार का स्टैग्नेशन ना आए जी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है और हॉस्टल सब्सिडी, वो आपके प्रोफेशनल कोर्सेज में भी मिलनी चाहिए और वो छूट आपको KG से लेके PG लेवल की कोर्सेज में सभी में मिलनी चाहिए जी। अभी तक +2 या 18 साल वहाँ तक मिलती है, उसके बाद नहीं मिलती जी। लेकिन उन्होंने कहा कि ये मिलनी चाहिए। फिर उन्होंने ये कहा DA को बेसिक में मर्ज करो। अब DA को बेसिक में मर्ज करने का आप कहोगे कि DA तो 0 हो जाना है, लेकिन जब मल्टीप्लाई फैक्टर, फिटमेंट फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें लोगों की सैलरी में थोड़ा इंक्रीज होता है। तो क्योंकि एक तो 10,000 पे आप कर रहे हो, एक 15,000 पे कर रहे हो, 2.57 से मल्टीप्लाई, तो निश्चित है कि जब 15,000 पे होगा तो वो ज़्यादा होगा। तो ये है। फिर उन्होंने ये कहा कि जो फिक्स मेडिकल अलाउंस है उसको बढ़ा के 3,000 रुपये मिनिमम प्रति माह होना चाहिए जी। और पेंशनर्स के बारे में स्टाफ साइड की तरफ से एक डिमांड रखी गई है। वो डिमांड ये रखी गई है कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी जी, उन्होंने सुझाव दिए थे कि 20 साल के बाद हम पेंशनर्स की पेंशन 20% बढ़ जानी चाहिए और उसका उन्होंने कहा कि भाई हर 5 साल के बाद 5% बढ़ा दो जी। तो ये सुझाव है, उस सुझाव को कहा कि भाई इस सुझाव को लागू करो, इस सुझाव को गवर्नमेंट टर्म्स ऑफ रेफरेंस में रखे, इस प्रकार की बात इन्होंने कही जी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो रिस्क अलाउंस कमेटी है उसके सुझावों को भी मानो, क्योंकि कुछ हमारे प्रोफेशंस रिस्की हैं जी। रेलवे के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का एक्सीडेंट हो जाता है जी। इसी तरह डिफेंस में रिस्क इन्वॉल्व है। तो रिस्क अलाउंस जो कमेटी है उनके सुझावों को भी मानने की बात उन्होंने कही है जी। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनके ऊपर के बात जी हुई है। अब इनके आधार पे टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार किया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि अप्रैल तक शायद गवर्नमेंट गठन करते। गठन का मतलब ये है कि उसके चेयरमैन डिक्लेयर कर दे, उसके 2 मेंबर डिक्लेयर कर दें, उसके बाद फिर डिफरेंट एसोसिएशन से वो भी बातचीत करेंगे और डिफरेंट एसोसिएशन उनको अपने रिप्रेजेंटेशन दे सकती है अपनी डिमांड्स से रिलेटेड जी। और डीए के बारे में क्या कुछ, अभी जो दिसंबर तक का जो डीए था उसके बारे में क्या कुछ, जनवरी में जो मिलना था? जनवरी में जो डीए मिलना था जी, बेसिकली ये आपके ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है कि आपकी
वो ये देखता है कि जो चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं, बास्केट बनाई हुई है गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों की, और गवर्नमेंट डिफरेंट स्टेट्स में लगभग 78 सेंटर हैं, जिन सेंटर्स पे हर महीने डेटा इकट्ठा करती है कि उस जो वस्तु वो यूज़ कर रही हैं, जो वस्तुएं हमने इंक्लूड की हुई हैं उनमें कितना परिवर्तन आया, कीमतों में कितना परिवर्तन आया, कितना नहीं। आमतौर पे अगले महीने के लास्ट तक पिछले महीने का डेटा आ जाता है। दिसंबर का डेटा जनवरी में आ जाना चाहिए था, कोई बात नहीं, अब आ गया। 18 फरवरी को वो डेटा आ गया है, और उस डेटा के आधार पर जो वेटेड हुआ, एवरेज निकाला, उस एवरेज में हमारी 53% डीए ऑलरेडी है। और अब वो जो एवरेज निकाल के डेटा आया है गवर्नमेंट का, वो 55.99 आया है। ओके। इसका मतलब आप ये भी सोच सकते हो कि गवर्नमेंट शायद 3% का दे दे। ये पॉइंट वाला खेल क्या है सर? ये तो आ सकता है, हम 6 महीने की जब एवरेज निकालेंगे जुलाई से लेके दिसंबर तक की, जितना भी आएगा, लेकिन इसमें क्या है करमपाल जी, जब हमारा डीए डिक्लेयर किया जाता है तो पॉइंट्स को कभी भी राउंड ऑफ नहीं किया जाता। अभी तक जो प्रैक्टिस रही है, आगे की मैं नहीं कह सकता। वैसे ये राउंड ऑफ कितने पॉइंट से आगे तक हो जाता है? ये होता ही नहीं। ओके। राउंड ऑफ होता ही नहीं। आमतौर पे तो हम क्या करते हैं कि जब भी 0.5 से ऊपर आ जाता है, 0.6 आ जाते हैं, तो राउंड ऑफ कर देते हैं अगला। लेकिन इस केस में नहीं होता। अगर आपका 85 भी रहा है तो भी राउंड ऑफ नहीं हुआ। अब 0.99 देखना पड़ेगा कि राउंड ऑफ होता है या नहीं होता। अभी तक जो प्रैक्टिस रही है वो प्रैक्टिस ये रही है कि राउंड ऑफ नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.01 के कारण 1% डीए की किस्त आपको कम मिलेगी। जो प्रैक्टिस रही है उसके आधार पे कह रहा हूं मैं ये बात, यानी 2% मिलेगी, आपका डीए 55% होगा। अगर ये आपका डीए 55% होगा तो फिर एम्प्लॉइज को 62-64% डीए दिसंबर जुलाई तक पहुंचने का भूल जाना चाहिए। 60% भी नहीं पहुंचेगा जी, नहीं पहुंचेगा। क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने आपको पहले भी बताया था कि इकोनॉमिक्स और ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये आंकड़ों का खेल है, और थोड़ा बहुत मैनेज करके 1% मान लो अब बचा लिया, 1% आगे बचा लिया, तो 1% जब हम नेशनल लेवल पे एम्प्लॉयज़ की, करोड़ों एम्प्लॉयज़ की बात देखेंगे तो बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। ठीक है ना? तो ये है इसमें। तो 55, 3 अगली मान लो आप 58%। अब बात आती है कि कितना एक्सपेक्टेड हम फिटमेंट फैक्टर कर सकते हैं। मांगने वाले तो 3.86 भी मांग रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि 7वें वेतन आयोग में हमारी जो डीए का लेवल था 125% था। 7,000 बेसिक पे थी, 7,000 बेसिक पे का 125%, यानी 225 हो गया, और मिला था हमें 2.57 जी, यानी 0.32 या 32% आप कह सकते हो कि हमें मिला था जी। अगर हम 18,000 हमारी मिनिमम बेसिक पे है, आपका डीए 58-59% पहुंचेगा, 60 नहीं पहुंचेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जी। 60 नहीं पहुंचेगा, किसी भी कीमत पे नहीं पहुंचेगा। 58 हो, 59 हो, अगर ये 59 भी हो गया या 60 मान लो, आप पहुंचेगा नहीं जी, खुश होने के लिए हम मान सकते हैं। तो 18,000 पे 10,800 और जोड़ लो आप जी, 28,800। अब एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो डिमांड की है कि डीए को आप बेसिक में मर्ज कर दो जी, फिर तो आपका 28,000 हो गया, और 28,000 पे जितने % गवर्नमेंट एनहांस करना चाहती है वो 25% हो सकता है, वो आपका 30% हो सकता है जी। या पिछली बार वाला मान लो आप कि आपका 32% हो गया,
तो 58-32 या 59-32 को अगर हम जोड़ेंगे तो 1.91 आएगा अगर 32% गवर्नमेंट इंक्रीज करेगी तो जी। तो फिटमेंट फैक्टर जो है आपका कहीं भी 1.8 से लेकर 1.995 तक आ सकता है जी। यानी दो मुझे नहीं लगता और कि दुगनी तनख्वाह लोगों की होगी। उम्मीद 3.86 उम्मीद 3.86 की कर रहे हैं, मांग भी रहे हैं जी। लेकिन मुझे नहीं लगता जी। और एक और मैं आपको बताता हूं, मैंने कहीं पढ़ा है, अपुष्ट सूत्रों से बताता हूं मैं आपको जी। ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट कोई नया ही फार्मूला ले आई, अच्छा, कि ये पे कमीशन एक तरफ रखा रह जाए और वो नए फार्मूला जो है जो गवर्नमेंट क्षेत्रों में बात चल रही है उसमें एक तो ये है, उसमें मेन चीज़ जो बताता हूँ आपको जिस पे विचार हो रहा है, एक तो ये है कि इन्फ्लेशन रेट एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, इन दोनों को आधार बना के ताकि लोगों को महंगाई से राहत दी जा सके। फिर चेंजेस इन डीए कि कितना चेंज हुआ उसको भी आधार बनाएंगे। फिर एक चीज़ गवर्नमेंट ने कही है कि हम जो पे डिसाइड करेंगे, अभी अपुष्ट सूत्रों से है जी। लेकिन काम चल रहा है, इस पे इतना मेरे को पता है कि जो हमारे देश की राष्ट्रीय आय है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जी, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू कितने हैं, कि भाई हम देने की हालत में है भी हैं या नहीं, जितना हमारे ऊपर बर्डन पड़ रहा है उतनी हमें आय भी हो रही है या नहीं हो रही। ये तो फंस जाएंगे कर्मचारी इस हिसाब से तो नहीं। देखो अभी अपुष्ट सूत्रों से लेकिन काम चल रहा है, गवर्नमेंट सर्कल्स में काम चल रहा है। ये सरकार तो ऐसे अलग हटके काम करने के लिए चर्चित जानी जाती है, इसकी पहचान ही यही है। तो देखो क्या होता है, सभी के लिए शुभकामनाएं हैं जी। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो कर्मचारियों को चौंकना नहीं चाहिए जी। बहुत बड़ी खबर है ये, तो कान खड़े हो जाएंगे सब अभी से है। और उसमें साथ में ये भी है जी कि जो सैलरी हो मार्केट यार्ड स्टिक, मार्केट सैलरी यार्ड स्टिक कि मार्केट में लोगों को प्राइवेट सेक्टर में कितनी मिल रही है कितनी नहीं, उसको भी आधार बनाने की कोशिश जारी है। ये तो सारे सपने बिखर जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ सेक्टर्स में तो बहुत अच्छा भी है, कुछ सेक्टर में रहेगा, ओवरऑल तो ठीक नहीं रहेगा ये भी। वो अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये है कि उसका कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव कुछ नेगेटिव असर। और स्टाफ साइड ने एक जो डिमांड की है ओपीएस की डिमांड की है, ओपीएस को लेकर, और जो एक सरकार ने एक ऑप्शन दिया था जो न्यू पेंशन स्कीम है उसका एक यूपीएस, उस पर हम एक अलग से अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि उसमें दोनों में से कर्मचारियों को लेकर कौन सी बेनिफिट है या दोनों की बजाय ओपीएस ही आनी चाहिए। आप वीडियो पर अपने कमेंट्स करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और गुप्ता जी का बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है, जो देश के बड़े अर्थशास्त्रियों में हम कह सकते हैं कि गुप्ता जी का नाम शुमार है, और लंबे समय तक इन्होंने पढ़ाया है, बच्चों को अर्थशास्त्र का ज्ञान दिया है। आप अपने कमेंट्स करना और किस मुद्दे पर हम अगली वीडियो बनाएं, आप अर्थशास्त्र की बारीकियों को कैसे समझें, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।